नमस्ते। आपका स्वागत है रूल्स और रेगुलेशन कार्यक्रम में। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 4A ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1940 की, जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स के ऊपर लागू होती है। और इस विषय पर लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन है और स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं भी ये मान के चलता हूँ कि कठिन नहीं है, इंटरेस्ट की कमी है। इंटरेस्ट तो आप डॉक्टर हैं तो आपको तो उस पर ज़्यादा मन लगता है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है। और इस विषय पर भी रह रह करके आपको तमाम तरीके के प्रॉब्लम्स जो आपके आएंगी या जो आपकी ड्यूटीज़ होंगी उसमें ये बहुत उपयोगी होगा। इसलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करिए। तो अभी गवर्नमेंट, पिछले सेशन में हम लोगों ने गवर्नमेंट एनालिस्ट और गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4A के सेक्शन 3333I का। ये क्या कहता है? पेनाल्टी फॉर मैन्युफैक्चर, सेल etc. of Ayurveda, Siddha और यूनानी ड्रग्स इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपने कोई भी औषधि वो बनाई जो कि इस चैप्टर के दिए गए मूल्यों के विपरीत है, उसके अगेंस्ट है, तो आपको क्या क्या पेनाल्टी मिलेगी, ये बात कर रहा है। Whoever himself or by any other person by on his behalf, या तो आप खुद या आपके किसी और। आप उपहार सिनेमा को याद करिए, उनके मालिकान थोड़े थे जब आग लगी थी, लेकिन जेल में कौन है? मालिक लोग हैं, कर्मचारी तो जो हैं सो हैं ही हैं। तो ये नहीं है कि आप मालिक हैं और अगर कोई और आपका बंदा काम कर रहा है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। आप मालिक हैं तो आप जिम्मेदार हैं। जो भी उस फैक्ट्री में चीज़ें बन रही हैं, और उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, रेस्पॉन्सस सुपीरियोरस। किसी भी, जैसे अरे भाई सीधी सी बात होती है, कोई भी देश में कोई बहुत बड़ी बात होती है तो श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी आप अगर किसी फैक्ट्री के मालिक हैं तो वहाँ जो कुछ भी हो रहा है तो श्रेय या अपयश आप ही हो जाएगा, सेनापति। चलिए क्या कहते हैं ये कि मैन्युफैक्चर फॉर सेल और फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, आपने चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहे फ्री में जांचने के लिए, ये नहीं है मतलब ये समझ लीजिए कि चलिए भाई कैंप में बांटना है, बाबा जी के यहाँ बांटना है और कुंभ मेला में बांटना है तो किसी भी तरीके की दवा बना के बांट दी जाए। नहीं साहब, आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग्स में भी वही क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी जो सेल वाली में है। इस भ्रम में मत रहिए। लेकिन कुछ लोग इस भ्रम में रहते हैं और ऐसा करते हैं, जो कि दंडनीय अपराध है, निंदनीय है। दंडनीय तो बाद में है, पहले निंदनीय है कि आप बांटने के लिए किसी को भी कुछ भी बांट दें। रोग है कुछ और कैंप लगाने गए हैं, दवा दे दें कुछ और, क्योंकि आपने कैंप लगाया है। सही नहीं है ना? लेकिन चलिए करते हैं कुछ। एनी आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग deemed to be misbranded under section 33E, कोई भी मिसब्रांडेड ड्रग है। चर्चा बहुत बड़ी हो चुकी है, उस पर समय अभाव रहता है, क्योंकि यहाँ सोचता हूँ कि 20-25 मिनट के अंदर ही रह जाऊँ, लेकिन अक्सर 30 मिनट चला जा रहा हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ। तो आपको मैं मान के चलता हूँ कि आपको मिसब्रांडेड ड्रग्स की सारी डिफिनीशंस याद हैं और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स की भी सारी डिफिनीशंस याद हैं। सेक्शन 3333E की। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं दोनों में, अगर आपके इंस्पेक्टर साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं और एनालिस्ट साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी दवा इस कैटेगरी में आती है जो आपने बनाया है, चाहे सेल के लिए चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आपको दंड मिलेगा। वो क्या है? शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे बी extend to 1 year and with fine which shall not be less than 20,000 rupees or 3 times the value of the drug confiscated, whichever is the more। या तो आपको 20,000 रुपए
या जो ड्रग कब्जे में ली गई है उसका 3 गुना मूल्य, विच एवर इज मोर। तो देखिए, आपकी ड्रग अगर जो कब्जे में ली गई उसका दाम 60,000 है, 80,000 है, तो आपको पेनल्टी 80,000 है। और जनरलाइज्ड वे में, सामान्य रूप में 20,000 है। तो स्टॉक कितना पकड़ाता है इस तरीके का, उस पर पेनल्टी डिपेंड करती है। और ये तो बहुत कम था, मैं फिर से नाम लूंगा, पीछे भी नाम लिया था, स्वर्गीय माननीय सुषमा स्वराज जी का। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, तो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन लाए। वो तो बहस में ये कही थी कि 302 में तो लोगों को जो मारता है उसको मिलती है सज़ा, लेकिन ये तो धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग दे करके मारने वाली दवाएं हैं, इनका ऊपर दंड और ज़्यादा होना चाहिए। वो तो आजीवन कारावास की मांग कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, विभिन्न तरह की विचारधारा के लोग रहते हैं, और लोकसभा ने इसको उतना नहीं बढ़ाया, क्योंकि एक्ट के अंतर्गत है और एक्ट में कोई भी चेंज लोकसभा ही करेगी, कोई भी ऑफिस नहीं कर सकता। रूल्स में आप कर सकते हैं, जो भी ड्रग रूल है, कॉस्मेटिक रूल है, उसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस मिनिस्ट्री से निकल सकता है, लेकिन एक्ट में अगर कोई चेंज करना है, जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट से ही होगा और कोई सक्षम नहीं है इसमें चेंज करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी ड्रग deemed to be spurious under section 33(EA) shall be punishable with the imprisonment for a term which shall not be less than 1 year, but which may be extended to 3 years, and which fine shall not be less than 50,000 or 3 times the value of the drug confiscated, whichever is more। तो देखिए, स्पूरियस ड्रग को ज़्यादा खतरनाक माना गया है इन कंपैरिजन ऑफ मिसब्रांडेड और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स के। स्पूरियस ड्रग के ऊपर पेनल्टी ज़्यादा है, 50,000 है, और 1 साल की जो जेल है उसको 3 साल भी किया जा सकता है। तो स्पूरियस ड्रग वाकई खतरनाक है। दवा है ही नहीं, कंपनी है ही नहीं, नाम किसी का, लेबल किसी का, कुछ भी नकली दवा बेचते रही है। तो वो सही बात है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और prescribed that the court may, for any adequate and special reason to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 1 year and a fine of less than 50,000 or 3 times the value of the drug, whichever is more। और कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो अगर वो कुछ ऐसा स्पेशल समझती है और ऐसा उसको लगता है कि नहीं ये जज में ये ज़्यादा भारी पड़ेगा, तो कोर्ट उसमें अपने स्व विवेक से चेंज कर सकती है। एनी आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग इन कंट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 33(ED), जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है स्टैंडर्ड्स के ऊपर, शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच may extend to 3 years, and with a fine which may extend to 50,000 or 3 times the value of the drug confiscated, whichever is more। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी सेक्शन 33(ED) की। तो 33(ED) में जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, और फिलहाल तो जारी ही नहीं किए हैं, लेकिन अगर भविष्य में कभी कोई जारी करता है तो उसके ऊपर अगर कोई बात आती है और उससे अलग बनाया जाता है तो दंडनीय अपराध है, उस पर भी लगेगा क्लास सी, सेक्शन 33(I) का क्लास सी लगेगा उस पर, और उनके ऊपर इम्प्रिजमेंट और पेनल्टी 50,000 की ये है प्रोविजन। फिर 2 कहते हैं कि कंट्रावेंशंस ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर और सेक्शन 24, याद करिए चैप्टर 4 का सेक्शन 24, एज अप्लाइड बाय सेक्शन 33(H) or any rule made under the chapter shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months and with a fine which shall not be less than 10,000 rupees।
चलिए कमी होता जा रहा है। वहाँ चैप्टर 4 के सेक्शन 24 में अगर कुछ आपने ऐसा किया है जो कि यहाँ पर कंट्रवेंशंस हो रहे हैं और वो मामूली चीज़ें हैं, और वो ये बात करते हैं कि सेक्शन 24 में आपको क्या आप ये प्रोसीजर्स ऑफ इंस्पेक्टर है, और सेक्शन 24 में जब आप आते हैं तो ये है कि पर्सन्स बाउंड टू डिस्क्लोज प्लेस वेयर ड्रग और कॉस्मेटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड और केप्ट। सिंपली सी बात ये करते हैं कि आपको जो भी वहां व्यक्ति है वो बताना होगा कि आप दवा बना कहाँ रहे हैं। Every person for the time being in charge of any premises whereas any drug or cosmetic is being manufactured or is kept for sale or distribution shall on being inquired by an inspector so to do be legally bound to disclose to the inspector the place where the drug is being manufactured or is kept as the case may be। क्योंकि ड्रग जब कैप्ट होगी, कहाँ रखी गई है या कहाँ बन रही है, जब इंस्पेक्टर साहब को आप बताएंगे तभी तो वैल्यू 3 गुना का कॉन्फिस्केशन के और पेनाल्टी के साथ कि 50,000 लगेगा कि 3 गुना लगेगा ये पता चलेगा। और अगर आप नहीं बताते हैं इंस्पेक्टर साहब को तो आपको 6 महीने की जेल है और 10,000 रुपया फाइन है। तो हमारी ड्रग अगर वहाँ पर लाखों रुपए की रखी है और इंस्पेक्टर साहब को हम न बताएं और 10,000 रुपये का पेनल्टी देके छूट जाए तो इसमें अच्छा कौन है? सोचने की बात है ना। सोचिए कि भाई इंस्पेक्टर साहब को न बताने पर पेनल्टी 10,000 रुपये है और हम जानते हैं कि वहाँ हमने लाख रुपए की दवा छुपा के रखी है जिसके कि 3 गुना का हमको पेनल्टी लगेगी, वो स्पूरियस है। तो हम वो 3 लाख रुपया दे के हम इंस्पेक्टर साहब को न बता करके 10,000 रुपये में छुटकारा पा लें। सोचिए। तो ऐसी चीजें सोचने की जरूरत है और इन पर कुछ अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है, या हाँ अमेंडमेंट की जरूरत है कि न बताएं तो ज्यादा पेनल्टी ठोक दीजिए ना, तब वो अपने आप बताएंगे। कि अगर नहीं बताते हैं तो आपके ऊपर लाख रुपया लगेगा और बता देते हैं तो जितनी दवा है उसका 3 गुना लगेगा। अब न बताने पर 10,000 रुपया। एक्चुअली क्या होता है कि ये सब जो होशो हवास में बोलूं मैं, जब ये प्रोविजंस बनाए जाते हैं तो सभी पक्षों का ध्यान रखा जाता है। ये कोई आरोप नहीं है, ये व्यवहारिकता है। सभी पक्षों का ध्यान रख करके ये सब नियम कानून बनते हैं। तू डाल तो मैं पात। चलिए, मास्टर हैं तो मुझे तो एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। अब सेक्शन 33J पेनाल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। आप मान नहीं रहे हैं साहब, हैबिचुअल है। आपको एक बार दंड दिया जा चुका है लेकिन फिर आप वही काम कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या व्यवस्था है सरकार में, वो सुन लीजिए। Whoever having been convicted of an offense under class A of the subsection 1 of the section 33I, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, again convicted of an offense under that class shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 2 years, 1 साल से 2 साल हो गया, and with fine which shall not be less than 50,000, 20,000 से 50,000 हो गया, और 3 times the value of the drug confiscated, whichever is the more। ठीक है, दोबारा करेंगे तो इतना, पहली बार में कम था, नहीं सुधरे दोबारा किए तो इतना हो गया, डबल हो गया। आगे भी बात करते हैं। अगर आप स्पूरियस में पकड़े गए अंडर क्लॉज बी ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 33I is again convicted of any offence under that clause shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 6 years, and with fine which shall not be less than 1 lakh rupees or 3 times the value of the drug confiscated, whichever is the more, provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence or imprisonment for a term of less than 2 years or a fine of less than 1 lakh or 3 times the value of the। अब देखिए अब यहाँ भी बहुत कमाल की बात की गई है। मी लॉर्ड को ये पूरी पावर दे दी गई है कि आप जो है
अगर आप समझते हैं कि नहीं ये कम होना चाहिए तो आप कम कर दीजिए, ठीक है। मील आर्ट सब कुछ देखते हैं, मील आर्ट सब कुछ समझते हैं, तो मील आर्ट को ये पावर रहनी चाहिए। हो सकता है कि इंस्पेक्टर साहब जो हैं वो कुछ अपनी खार निकाल रहे हों या कोई भी चीज़, इसलिए मील आर्ट को जजमेंट का पावर जो यहाँ पर दिया गया है उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन मील आर्ट लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और अपनी जुडिशरी काफ़ी अच्छा काम करती है और ऐसे किसी भी चाल को वो समझती है। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप दोबारा स्पूरियस ड्रग बनाते हुए पकड़े गए तो आप 6 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना। चलिए साहब, under subsection 2 of the section 33I is again convicted of an offence under that subsection shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 1 year, 6 month था वो कि नहीं बताएंगे तो section 24 के अंतर्गत, and with fine which shall not be less than 20,000 जो 10,000 थी और 3 times the value of the drug confiscated whichever is the more। यही कहानी सेक्शन 33J की पेनाल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस और सेक्शन 33I की जो पेनाल्टी है आपके इसके ऊपर। चलिए माय डियर स्कॉलर्स, पीजी, डॉक्टरेट, whoever is listening, and my dear friends, teachers, let us collect the data for this. Let us inquire to SLA, State Licensing Authority, in your respective state, and this is sure, this is for sure कि many manufacturers are producing misbranded, adulterated and spurious drugs, Ayurvedic drugs, no doubt about it, for their business purposes. They are compromising each and everything and giving a bad name to the system and to your practice. They are giving a black spot in your popularity to being an Ayurvedic physician. If any harm is being done by those drugs which are misbranded, adulterated and spurious in nature, who is ultimately going to be suffered? We, the Ayurvedist. Those manufacturers, those distributors, those carrying and forwarding personals who are transporting, which the government analyst has the power to check, government inspector has the power to check at any moment. Who is knowing government analyst and who is knowing government inspector and what they are doing? People know only this thing, कि you are Ayurvedic physician and people are coming to your clinic and they are believing you and you have prescribed something, you are not dispensing, suppose, and on your prescription in the market people are purchasing these quality of drug. Who is going to be defamed? Who is going to be blamed for any harmful effect to that particular patient? We, certainly we, the physician. So why not we are making an awareness? Why we are not doing a job which we should be? Why we are not raising this question to our SLA, State Licensing Authority? Let me provide the data, do RTI. What are in the last 6 months, how many samples has been taken by the government inspector of the different companies in the state or in his area particularly, which has been assigned, and what are the reports and what is the penalty to the manufacturer. Certainly I am not talking about the leading manufacturers who are keeping the flag of Ayurveda high. I am talking about those who have even not the license to produce, but their market and their products are being sold from a retail shop.
And that shop, which there is no need to any kind of certification to open a shop, and no government inspector is going to the shop for the inspection. So this system is very much mischievous and crediting money to those defaulters who are just making money on the cost of the health of the people. It should be checked. It must be checked. But who will check? Because people are not having interest. Most of us, we are not serious about it. We are not providing our attention to this genetic problem, which are compromising the prestige and the issue of the Ayurveda. If by any means the quality, safe, and efficacious Ayurvedic drugs are not available in the market, then certainly we are not going to have that place, prestigious place, which is required. Of course, 15-20 companies are doing very well. It may be 50, okay, it may be 50 all across the country, which are keeping the flag of Ayurveda high by their productions, by their manufacturing units, and by all ethical manufacturing practices. But what about the all? What about the about 50-60% companies which are registered, which are even not registered, and they are producing all these kinds of the misbranded and the spurious and the adulterated Ayurvedic medicines? And the most painful part of this, some Ayurvedic associations, some Ayurvedic manufacturing associations are protecting them, striking for the to just see the frame of rules for their protection. I cannot appreciate it. Anyone cannot appreciate it. Even the manufacturers cannot appreciate it. Who will like to have this in the market, these Ayurvedic drugs which are harmful to the human health? And what about the shopkeepers? When the shopkeepers means anyone who has no qualification of Ayurveda may open the shop. I have done an intercession on this. No need of any qualification. And finally, who is responsible to check it? Certainly, as you have discussed in my previous session, that the government inspector, government analyst. So how many government inspectors are doing this job? Going to the manufacturer site, going to the retail shopkeeper, have a data about it. Try to get it. Please do a RTI in your state. Yeah, RTI is a good thing if you are using for a good attitude. Okay, how many samples government inspectors collected in that particular time, in that particular area? So, what to do in this condition? When everywhere there is a something which is not honest. My humble submission to you all, that for the sake of Ayurveda, please don't compromise with the production and have a combined hand to put in the market only the quality, safe and efficacious Ayurvedic medicines, right from a small manufacturer having turnover of the 1 crore or up to the having mega giants of the Ayurveda having turnover more than 500 crore or 1,000 crore. एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये कहावत है, हिंदी की फ्रेज है। तो इसलिए हम में से हर एक आदमी को जागरूक होना होगा, हम में से हर एक आदमी को सार्थक होना होगा, हम में से हर एक व्यक्ति को अपना जिम्मेदारी निभानी होगी। और अल्टीमेटली आप ये जान लीजिए, the loss will be to the Ayurvedic physician and Ayurveda.
No one is talking about, no one is knowing who is the manufacturer, what is his loss or the profit, except some big giants. But those who are making adulterated, spurious, and the misbranded drugs, they have no recognition. They are the making money only by all these uh, wrong procedures. Even no one is knowing who is the government analyst. Even no one is knowing who is the government inspector of your area. Who is the retail shopkeeper? Yes, he may have some known, unknown people in his particular area. But you are the person, the Ayurvedic physician, we Ayurvedists are the person who are known to everyone, who are responsible, accountable for the health of the people, those people who are coming to us. And if we will not make the effort, if we will not strike the SLA, State Licensing Authority, to check all these mischievous practices, to check all these harmful practices, who will other do? Only we have to do the all these things. And now I think 2 more sessions are required for the drug act, and then we will move to the drug rules 1945, and there we will talk about the rule 5.1, that is the procedures of the licensing. If you are liking this session, then comment and ask the questions. Questions are coming regularly. I am answering. And of course, this must be propagated all stakeholders. And for that reason, just share these videos, and if you like, subscribe to. Thank you. Namaste.